बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बायो 101 में आज हमारी मुलाकात हो रही है। आज से हम लोग इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अपडेटेड लेक्चर्स हैं ये, न्यू है ये वाला, न्यू अभी जो अपडेट किया है ना हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने LMS के ऊपर सारा कोर्स, तो ये हम लोग आज से इसके अपडेटेड लेक्चर्स ही हम लोग इसके करेंगे। ठीक है, इसमें अपडेटेड लेक्चर्स में जो है ना टॉपिक वाइज वैसे वहां पे दिए हुए थे, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैं लेक्चर्स में डिवाइड कर दूंगी। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम लोग टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि PS5 के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि BS साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ट्यूशन ग्रुप है, बिल्कुल फ्री ट्यूशन दी जाती है। आप लोगों को डेली रूटीन बताई जाती है कि आज आप लोगों ने ये पढ़ना है और आज आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है। वो आप लोग सारी जो है, अगर आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो जॉबियन लोग होते हैं जो अपने क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो अपनी अटैम्प्ट नहीं कर सकते, अगर वो चाहें तो उनको पेड सर्विसेज भी दी जाती हैं। उनको असाइनमेंट्स और क्विज जो है ना वो सॉल्व करके जो है वो दिए जाते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक 100%। ये नहीं है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, अगर मार्क्स कम आए तो आप लोगों को पेमेंट वापस कर दी जाती है। अव्वल बात तो ये है कि मार्क्स आप लोगों के कम आते ही नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं इस लेक्चर के आखिर पे मेरी एक वीडियो है फुल गाइडेंस के नाम से, उसमें मैंने अपना सारा जो है ना पिछले सेमेस्टर्स का मैंने सारा रिजल्ट भी दिखाया है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो जॉबियंस होते हैं जिनको क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह और GDP करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग उनके LMS को हैंडल भी करते हैं। 100% श्योरिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप लोगों को बाकी जो पेपर की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों को ग्रुप में करवाई जाती है, रोजाना आप लोगों को बताया जाता है। आप लोगों को ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग LMS की हैंडलिंग सर्विसेज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हालिम के नंबर पे एडमिन में, तो वहां पे आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर किसी को पेड सर्विसेज चाहिए हो तो। बट ये जो पेड सर्विस है ये BS साइकोलॉजी के ही स्टूडेंट्स के लिए हैं जस्ट। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। जो अगर कोई BBA वाले ये जो वो होते हैं ना उनके लिए फिलहाल जो है ना वो उनके लिए नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो फुल गाइडेंस के नाम से जिसमें वीडियो की पहली बात कर रही थी कि जिसमें मेरा रिजल्ट भी डिस्प्ले है, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर से स्टडीज कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आप लोगों ने सारा स्केड्यूल बनाना है। आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लेनी है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और वो आप लोग जरूर देखिएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स आप हमारे लीजिएगा। आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, तो पता नहीं वो कैसे, उसमें तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता ही नहीं है, जस्ट वो तो टाइम जो है ना वो वेस्ट करने वाली बात होती है। तो एक एक चीज का कंसेप्ट जो है ना वो आप लोगों को दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बायो 101 है तो हम लोग ने ये पढ़ना है कि सबसे पहले कि जिंदगी क्या होती है, लाइफ क्या होती है। हर वो चीज जानदार होती है अगर, ठीक है, अगर वो इन्वायरमेंट से एनर्जी हासिल करती है। जैसे प्लांट्स है ना वो अपनी एनर्जी को सूरज की रोशनी के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी को यूज करके अपने खुराक बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट अगर उन्हें ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। और इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के पौधों को खा के, प्लांट्स खा के। जैसे बकरियां हैं तो वो प्लांट्स खाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज है ना आप लोग तभी उसको जानदार कह सकते हैं जब वो खुद रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, खुद जो है ना आगे जो है ना उसमें नशो नमा हो। जैसे सारे जानवर है ना उनके बच्चे होते हैं आगे। ठीक है, जैसे शेर है, शेर के बच्चे होते हैं, कब्ज होते हैं। जो प्लांट्स भी इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड्स बनाते हैं, सीड्स को फिर ग्रो करते हैं नया प्लांट। यानी कि हर वो चीज जो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकती है उसको आप लोग कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना लिविंग थिंग होने की, वो होती है म्यूटेटिंग, यानी कि खुद अपने अंदर वो चीज जो है ना वो चेंजेस भी कर सकती है, चेंजिंग आती रहती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जानदार होते हैं, उनमें म्यूटेशंस होती हैं। उनका जो विरासती जो मटेरियल होता है ना, उनका जो DNA होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि डिवीजन होती रहती है उसके अंदर और टाइम टू टाइम DNA आप लोगों का चेंज होता रहता है। ठीक है, ये नहीं है कि अब आपके जो आपके परदादा का DNA था अब वही था, नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं। आपका और आपके पेरेंट्स का तो सेम हो सकता है लेकिन आप लोगों के परदादा के साथ आप लोगों का सेम नहीं हो सकता, वो चेंजेस आती हैं। यही वजह है कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वक्त के साथ साथ चेंज आती रहती है। अगली जनरेशन होती है उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जो चेंजेस आती हैं ये कभी इंसानों के लिए फायदेमंद भी होती हैं और कभी वो हार्मफुल भी होती हैं, नुकसानदेह भी होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिजम्स तभी वो जिंदा रह सकते हैं अगर वो जो चेंजेस है ना वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। अगर वो चेंजेस उनके लिए नुकसानदेह हो तो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के शॉर्ट में आता है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी होती है जिंदगी को स्टडी करना, लाइफ को स्टडी करना। बायोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या रीजनिंग। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। बायोलॉजी का यही मतलब होता है कि लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को या जिंदगी को स्टडी करना। बायोलॉजी होती है कि जिसमें आप लोग दुनिया में जितने भी जानदार चीजें होती है ना, आप लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको आप लोग एक्सप्लोर करते हैं। एनिमल्स को स्टडी करना, प्लांट्स को स्टडी करना, इवन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमें वैसे आम आंख से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से आप उन्हें देख सकते हैं, वो भी इवन के बायोलॉजी में आप लोग उसको स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी डिवीजन होती है। आप लोग इसमें एनाटॉमी एक डिवीजन होती है। एनाटॉमी में ये होता है कि आप लोग ना स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कि इंसान के जो मुख्तलिफ अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, हड्डियां हो गई हैं, मसल्स हो गए, आप लोग उसको स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी एक ब्रांच होती है, इसमें आप लोग स्टडी करते हैं कि हर जो ऑर्गन है वो फंक्शन कैसे करता है, स्टमक के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप लोगों की फिजियोलॉजी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस होते हैं, आप लोग इसको स्टडी करते हैं। लाइफ को जब आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप लोग लाइफ को समझ जाते हैं ना, तो ये बात आप लोगों को हेल्प आउट करती है कि आपने पूरी कुदरत का निजाम आपने अंडरस्टैंड करना हो ना, तो उसके लिए आपको लाइफ स्टडी करते हैं आप लोगों को हेल्पफुल होता है कि आप लोग कुदरत का सारा निजाम समझ सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो दुनिया में जो रिसोर्सेज जो जराए पाए जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और उनको मैनेज करना, ये भी आप लोग सीख लेते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना भी आप सीखते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, आप लोग अपनी बायोलॉजी पढ़ते हैं, तभी आप लोग मुख्तलिफ बीमारियों को जो है ना वो डिस्कवर करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। एनर्जी बनाने के लिए बायोलॉजिकल जो मटेरियल्स होते हैं वो आप लोग मुख्तलिफ किस्म के यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो घास को जो है ना वो फ्यूल में कन्वर्ट करने की इनके अंदर सलाहियत होती है। तो ये बायोलॉजी का आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाती हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो सारी लाइफ होती है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ कैसे कैसे ये चीज बनी हुई होती है। सबसे छोटी चीजें होती हैं एटम्स। ठीक है। एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और मैक्रो जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो सारे मिलके सेल्स बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स फिर मिलके टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके आप लोगों का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिलके आप लोगों का एक जो ऑर्गेनिज्म पूरा जैसे इंसान होता है ना वो बन जाता है। फिर बहुत सारे इंसान मिलके पॉपुलेशंस बनाते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशंस जब इकट्ठी हो जाती हैं तो हम लोग उनको कम्युनिटीज कहते हैं। कम्युनिटीज जब बहुत सारी इकट्ठी होती हैं तो वो इकोसिस्टम्स बनाती है। जब इकोसिस्टम बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो बन जाता है बायोस्फीयर। ये आप लोगों की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है लाइफ की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये जो सीक्वेंस है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है। अभी हम लोग बारी बारी इसको आगे स्टडी करेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एटम्स। एटम जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एनाटॉम। ठीक है। एनाटॉम इसका मतलब होता है टू कट, यानी कि किसी चीज को काट देना। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है। हर जो जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो छोटा कंपोनेंट होता है ना वो आप लोगों का एटम ही होता है। ठीक है। और उस एटम की जो खसूसियात होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वही उस पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारी पूरी कुदरत में अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है ना, अब तक 92 एलिमेंट्स जो है ना वो दरियाफ्त हो चुके हैं। ठीक है। उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, उसको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि जो जानदारों की बॉडी में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 16 होते हैं, बायो एलिमेंट्स हम लोग उसको कहते हैं। आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, आप लोगों को पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन भी हमारे अंदर होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये जो है ना ये बहुत मेन होते हैं। ये सारे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 जो है ना आप लोगों की पूरी किसी भी जानदार के जिस्म का 99% ये 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बाकी का जो हमारा 1% होता है ना वो दूसरे एलिमेंट से, दूसरे 10 एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसमें पोटाशियम आ जाती है, सल्फर आ जाती है, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन आ जाता है। ठीक है। ये आप लोगों ने एलिमेंट्स ये जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी जानदार होते हैं ना वो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। हर जो मैटर होता है ना, जैसे हर मैटर जो है ना वो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसी तरीके से लिविंग थिंग्स भी एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। एटम्स के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मजीद छोटे छोटे ज़रात होते हैं। उनके वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ के ऊपर जो है ना वो चार्ज नहीं होता। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है
और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो आप लोगों के एटम के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप लोगों के एटम के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं ना उनमें वो मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर के फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का अगर एक एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो पाए जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हर एटम के गिर्द जो है ना इस तरीके से ना वो गोल गोल से ऑर्बिट्स होते हैं, तो इन ऑर्बिट्स के ऊपर जो है ना वो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एटम्स जो होते हैं ना वो कभी भी ये नहीं है कि आइसोलेशन में वो नहीं रह सकते, यानी कि कोई एक एटम अकेला कभी भी नहीं रह सकता। हमेशा जितने भी एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके और मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहते हैं। हम लोग पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि एटम्स जो होते हैं ना वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स बॉन्डिंग के थ्रू एक प्रोसेस होता है बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो एटम्स उस प्रोसेस बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जो ज्वाइन होते हैं ना और वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये जो बॉन्डिंग होती है ना वो दो तरह की होती है, आयोनिक बॉन्डिंग भी होती है और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। आयोनिक बॉन्डिंग में ये होता है कि एक एटम अपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना जो उसके ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं उसको वो किसी दूसरे एटम को दे देता है, ठीक है। अब जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग कहते हैं डोनर, और जो रिसीव करता है जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसको हम लोग कहते हैं रेसिपिएंट। तो जो डोनर होता है ना जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो लेने वाला होता है ना जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये होती है आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि आयंस जो होते हैं ना यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आप वो आपके ऊपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर, एटम्स के ऊपर, आपके ऊपर तो नहीं, खैर। अच्छा, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को देते नहीं हैं, लेकिन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के ऑर्बिट के साथ शेयर कर लेते हैं। यानी कि दो एटम्स आपस में इतना शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि उनके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक दूसरे के ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ साइज होते हैं, तो साइज की बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज बनती हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका बहुत थोड़ा सा वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है उनका थोड़ा सा होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर जो होता है ना वेट उनका वो हाई होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो कम्प्लेक्स होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा जानवर हो गए, हम लोग जो इंसान हैं और जो पौधे हैं ये मल्टी सेलुलर में आते हैं, ये कम्प्लेक्स काम करते हैं ना, कम्प्लेक्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये जो है ना वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना जब वो आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो एक ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना वो आप लोगों का सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों के सेल के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और जो ऑर्गेनेलिज होती है ना वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ के जो है ना वो सेल बना लेती हैं। सेल क्या है, आप लोगों की लाइफ का मेन यूनिट है, सेल से ही आप लोगों की पूरी जिंदगी बनी हुई होती है। अच्छा, ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना कहा जाता है कि ये सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि हमारे सेल को फंक्शनिंग करने के लिए, सेल को काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना वो सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। ये हमारे जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल सेल होता है ना वो थोड़ा ऐसे ना गोल होता है, ठीक है। उसके दरमियान में जो है ना इधर न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये वाली जो होती है ना ये बाहर वाली ये वाली सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ पे ना पानी की तरह का ना मतलब एक फ्लूइड सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सारी इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है और ये सेल के लिए एनर्जी बनाती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, दोनों के अंदर जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये दोनों चीजें, ये सारी जो है ना ऑर्गेनेलिज ये पाई जाती हैं। एक और एग्जाम्पल भी यही होती है, जैसे ऑर्गेनेली की, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया थी ना, ये जो न्यूक्लियस होता है ना ये भी ऑर्गेनेली होता है। ये भी ये न्यूक्लियस एक यूं समझ लें कि न्यूक्लियस ना हो तो हमारी लाइफ भी ना हो, ठीक है। ये आप लोगों के सेल का मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलें,
तो हम लोग सेल की बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 में। सेल क्या होता है? आप लोगों की लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो वो सेल्स बना लेती है। सेल्स को आप लोग कहते हैं कि ये हमारी सारी लाइफ का बेसिक यूनिट होते हैं, ठीक है। सेल जो होते हैं ना, उनके अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अपने जो है ना वो फंक्शंस होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अम्यूबा जो है ना, वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल जो है उनकी कैटेगरी होती है मुख्तलिफ किस्म की, और उनकी कैटेगरी इस बेस पे बनाई जाती है कि उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना वो कैसा है, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल की बेस पे ना, यानी कि न्यूक्लियस की बेस पे हम लोग सेल की कैटेगरीज बनाते हैं। तो इस बेस पे 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनको प्रो का मतलब होता है ओल्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनका ना न्यूक्लियस होता तो है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जैसे एक सही जो न्यूक्लियस होता है ना वैसा नहीं होता, बस न्यूक्लियस से मिलता जुलता उनका कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती कोई, वो वैसी अपने सेल के अंदर जो है ना वो स्कैटर हुआ होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनका होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड उनका न्यूक्लियस होता है। उनके न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना सारा न्यूक्लियस का मटेरियल होता है। और कभी कभार जो है ना वो एक सेल जो होता है ना वो वही उसी से पूरे ऑर्गेनिज्म बना होता है, जिसको आप लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स हैं और जो प्रोटिस्ट होते हैं, ये वाले जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ये प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं आप लोगों के बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरसेस वगैरह हो गए। और प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, ये भी एक पुरानी इवोल्यूशन होती है, यही इन्हीं बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते ये भी होते हैं। ये हम लोग आगे बारी बारी जाके पढ़ेंगे। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जब मिलते हैं तो वो फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेल को भी स्टडी कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं, एक होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये नहीं होता कि इन सेल्स का कोई डिफरेंट फंक्शन होता है। और इसमें ये होता है कि इनमें जीन्स से रिलेटेड ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। जीन्स जो होते हैं ना, इनमें वो ऑन होते हैं, यूं समझ ले कि जीन वगैरह के साथ इनका जो है ना वो क्लोज रिलेशन होता है। और जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, स्टेम का क्या मतलब होता है? स्टेम का मतलब होता है शाख, ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे से ना मतलब ग्रो करते हैं, अपनी जैसे शाखें निकालना होती है जिससे ग्रो करना। ये स्टेम सेल्स भी जो है ना, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ग्रो करते हैं। इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये आप लोगों की जो बॉडी होती है ना, ठीक है, उसके सारे के सारा पोटेंशियल टू मेक ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ये स्टेम सेल्स ही होते हैं जो आप लोगों की बॉडी के सारे सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। ये सेल्स जो है ना हमारे जो हम लोग जो जब अडल्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये चाहे कोई एम्ब्रियो होता है ना, यानी कि जब अभी बच्चा अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, प्री बर्थ, तो उस वक्त क्या होता है कि ये सेल उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि बाज दफा हमारे जो ऑर्गन्स कभी कभार होते हैं ना कि डिजीज की वजह से कोई डैमेज हो जाना, तो वो कैसे ठीक होते हैं? इन स्टेम सेल्स की वजह से ठीक होते हैं। ये स्टेम सेल्स उन्हें ठीक करते हैं। हमारा जो लिवर होता है ना, जिगर होता है, इसको अगर काट दिया जाए ना तो ये लिवर जो होता है हमारा, ये दोबारा से ग्रो करके कंप्लीट पूरा जिगर दोबारा से बन जाता है। तो वो क्यों है? उसके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टिश्यूज की। ये ऐसे ग्रुप होते हैं कि एक जैसे जो होते हैं ना, एक काइंड के जो सेल होते हैं ना, वो सारे मिल के जो है ना ग्रुप बना लेते हैं जिनका एक जैसा ही फंक्शन होता है। उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। टिश्यू हमेशा कॉमन फंक्शन करते हैं, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती है, ठीक है। और इसमें होता है एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं, वो आप लोगों की जो है ना स्किन को बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑनियन होता है, जो प्याज होता है, उसकी जो झिल्ली होती है ना अंदर बारीक सी, वो भी एक उसका जो टिश्यू होता है, एपिडर्मिस होता है। तो टिश्यूज जो भी होंगे वो उनका आपस में जो है ना वो सेम फंक्शन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो है वो ग्रुप बना लेते हैं और इकट्ठा काम करते हैं, जिसकी वजह से एक यूनिट बन जाता है, जिसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं एक ऑर्गन के अंदर। हर टिश्यू जो है ना वो डिफरेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। हर टिश्यू डिफरेंट काम तो करता है, लेकिन क्यों? उनका मेन फंक्शन यही होता है कि वो जिस चीज के लिए ऑर्गन बना है ना, उसका जो है ना वो गोल अडॉप्ट करना, उसका गोल अटेन करना। जैसे अब हमारा स्टमक है, उसका मेन गोल क्या होता है? चीज को डाइजेस्ट करना। हमारे स्टमक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, हर टिश्यू डिफरेंट काम कर रहा होता है। मसल्स टिश्यूज होते हैं, वो हमारे जो है ना स्टमक को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं चीज को ग्राइंड करने के लिए। इसी तरीके से हमारे अंदर मसल्स टिश्यूज के अलावा सिक्रीटरी टिश्यूज होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस, जो खाने को हजम करने के लिए जो जूस इस्तेमाल होता है ना, वो मैदा उसको सिक्रीट करता है, उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो जो है वो डिलीवर करते हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेन फंक्शन उनका एक ही है, चीज को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो कलेक्टिव एक्शन यही होगा कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये कलेक्टिव एक्शन बन जाता है।
चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने सिर्फ एक इंसान की बात करें ना, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स कितने हैं, हमारे अंदर कितने ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स की बात करें तो मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि हमारा हार्ट है वो एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक जो है ना वो ऑर्गन है, हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारा जो लिवर है वो एक ऑर्गन है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट से जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जिनका काम आपस में रिलेटेड होता है, वो सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप लोग बात करें तो इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे, आप लोगों का जो माउथ होता है, सारी ओरल कैविटी, उसके बाद इसोफेगस। इसोफेगस होती है जो आप लोगों के गले से लेके स्टमक तक जो नाली जा रही होती है, खुराक की नाली होती है, वो उसको इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक आ जाता है, आंतें आ जाती हैं, आप लोगों का लबलबा, आप लोगों का जिगर, आप लोगों का रेक्टम, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। अगर आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर यही सिस्टम होता है, यानी कि जो दिल वाला, यानी कि हार्ट को, यानी कि ब्लड को साफ करने वाला, उसको ब्लड को पंप करने वाला। इसमें आप लोगों का दिल आ जाता है, आप लोगों के खून की नालियां और आप लोगों का खून, ये तीनों मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब हमारे इंसानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जब मिलते हैं ना, तो इससे क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, एक पूरा इंसान। ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरे के पूरे, मतलब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं ताकि पूरे जानदार का जो जितनी भी एक्टिविटीज है ना, उसको हम लोग परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी हमारे पूरे की पूरी हम लोग एक्टिविटीज कर पाते हैं। हमारा जो इंसानों का जो एक ब्रेन होता है ना, वो आप लोगों की मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई बंदा भाग रहा है तो उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या होता है कि वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी साथ में होता है कि आप उसी के थ्रू आप लोग सांस लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को भागने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो कहाँ से आएंगे, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम देगा। आप लोगों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं मूवमेंट के दौरान। आप लोगों का जो ब्रेन होता है ना, वो सारी इन चीजों को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम आप लोगों के सारे फंक्शंस को आपस में जोड़ के रखता है। तो ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरीके से काम करता है। ये हमारा आज का जो है ना लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम लोग टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को भी पहुंचाएं। उनको भी आप जो है ना वो इस चैनल को आप लोग रिकमेंड करें, उनको कहें कि हमारे ग्रुप को भी फॉलो करें। आप लोगों के फैलोज हैं जिनका जीपीए अच्छा नहीं आता, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बगैर किसी फीस के। और बाकी मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।